On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile, and all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type. देश दुनिया के तमाम बड़े मुद्दों के पीछे का सच। सनमार्क प्रेजेंट्स एडिटर्स कट। नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। इस बार का मुद्दा है ट्रंप बड़े दगाबाज रहे। ट्रंप ने हाल फिलहाल में कई सारी ऐसी चीजें की हैं जो प्रमाणित करने के लिए काफी हैं कि उनसे बड़ा दगाबाज और अमेरिका से बड़ा दगाबाज शायद ही कोई होगा। एक नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जिन पे सब पे बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पे भी बात होगी। ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था, दुनिया भर में कितनी सारी चीजें बदल गई हैं और उसमें भारत कहाँ खड़ा है, हम उस पे भी बात करेंगे। बात करते हैं, शुरू करते हैं ट्रंप से। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने 2019 में ह्यूस्टन में हाउडी मोदी में प्रधानमंत्री मोदी का हाथ उठा के नारे लगाए थे। ये वही ट्रंप हैं जो 2020 में अहमदाबाद में 1.25 लाख लोगों के सामने मोदी के गले में हाथ डाल के घूमे थे। ये वही ट्रंप हैं जो मोदी को अपना सबसे खास दोस्त बताते हैं, उनको महान नेता भी बताते हैं। लेकिन इस बार जब से वो सत्ता में आए हैं, उनके सुर बदले हुए हैं। जितनी बार उनको सुनिए, लगता है कि वो भारत से खार खाए बैठे हैं। एक चीज नहीं, वो हर दूसरे सेंटेंस में बोल रहे हैं भारत टैरिफ किंग है, भारत में बिजनेस करना सबसे मुश्किल है, भारत व्यापार करने की अनुमति ही नहीं देता। मतलब इतनी सारी चीजें। और अब तो उन्होंने हद कर दी। उन्होंने आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के सीईओ को सीधा कह दिया कि आप भारत में फैक्ट्री मत लगाइए, आप अमेरिका में लगाइए, भारत अपना ख्याल खुद रख लेगा। हालांकि इस तरह की सलाह बेवकूफ़ी भरी है, क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो अच्छे से समझते हैं कि उनको कहाँ फैक्ट्री लगाने से फायदा होगा और कहाँ लगाने से नुकसान होगा। यदि टिम कुक की बात की जाए, एप्पल के सीईओ, वो किसी हाल में भारत से फैक्ट्री बंद करके अमेरिका में नहीं लगाने वाले। कारण वहाँ पे उसकी लागत 3 गुना बढ़ जाएगी। जो $1000 का फोन अमेरिका में मिलता है, उसकी लागत के कारण कीमत $3000 हो जाएगी। चलिए, वो सब अलग है। वो ट्रंप की आदत है कि वो बड़बोले थे, बड़बोले हैं, बड़बोले रहेंगे। लेकिन इस दौरान पिछले 2 अप्रैल से जब उन्होंने टैरिफ अनाउंस किए थे, उसके बाद से चीजें बहुत तेजी से बदली हैं और पूरी दुनिया में बदली हैं। दुनिया ने अमेरिका का बदलता स्वरूप भी देखा, बदलता रूप भी देखा है और भारत की मजबूत होती छवि भी देखी है। भारत को कई सारे मोर्चों पे झटका भी लगा है, वो भी हम आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं कि जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, पाकिस्तानी इस्लामी आतंकवादियों ने धर्म देख के, आई कार्ड देख के हिंदू यात्रियों, पर्यटकों की हत्या की। उसके बाद भारत सहित पूरी दुनिया में आक्रोश फैला। तमाम देशों ने आतंकवाद की निंदा की। शब्द बड़े चुने हुए थे सबके। सब ये कह रहे थे कि आतंकवाद रोकने का भारत का अधिकार है, उसमें हम भारत के साथ हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि भारत को यह हक है कि वो पाकिस्तान पे हमला कर दे। खैर, भारत ने 14-15 दिन इंतजार किया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान को 3 दिन में घुटनों पे ला दिया। ये भारत के आत्मनिर्भर होने की, आत्मनिर्भरता की क्षमता, दक्षता, जो आप नाम देना चाहें, वो ताकत पूरी दुनिया ने देखी कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें पाकिस्तान के राडार को
चाइना ने उनको दिए हैं वो रडार, उनको पार करते हुए उनके रडार पर, उनके एयर बेस पर, सभी जगह जाके उन्होंने धमाके किए और वो कुछ नहीं कर पाए। तुर्की के जो ड्रोन थे वो भी भारत ने बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखरा दिए, उसमें भी वो कुछ नहीं कर पाए। भारत ने ये तो दिखा दिया कि हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम अपने पे आ जाएं तो कुछ भी बना सकते हैं और कुछ भी हासिल कर सकते हैं, पूरी दुनिया को दिखा दिया। इसी दौरान पूरी दुनिया में घटनाक्रम काफी तेजी से बदला, बहुत सारी चीजें हुई जिनके बारे में खबरों में आया भी तो बहुत कम, थोड़ा सा आके और चीजें निकल गई। भारत ने क्या खोया और क्या पाया? पहलगाम हमले के बाद भारत का सबसे बड़ा पारंपरिक दोस्त रूस, उसकी एक प्रतिक्रिया आई। सबको उम्मीद थी कि कम से कम रूस जो है वो भारत के साथ खड़ा होगा। इस बार रूस की प्रतिक्रिया ऐसी थी वो जो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आई। उसने कहा कि भारत हमारा दोस्त है, पाकिस्तान भी हमारा साझेदार है, आतंकवाद हर तरह का रुकना चाहिए, लेकिन युद्ध किसी भी चीज का हल नहीं है। ये शब्द बड़े चुने हुए थे। ठीक इसी तरह के शब्द आपको याद हो भारत ने उपयोग किए थे जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की बात आई थी। भारत लगातार एक ही चीज पे अड़ा रहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है, शांति से बैठ के बात करनी चाहिए। ठीक उसी तरह की प्रतिक्रिया रूस ने दी। ये वही रूस है जब 1971 में अमेरिका भारत पर हमला करने आ रहा था तो उसने अपना बेड़ा भेज के अमेरिका को रोक दिया था। ये वही रूस है जो हमेशा से भारत के साथ खड़ा नजर आया था, लेकिन इस बार नहीं दिखा वैसा। कारण खुद भारत है। रूस और यूक्रेन का जब युद्ध हो रहा था तो भारत रूस के साथ खड़ा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी रूस गए तो उसके बाद वो यूक्रेन भी गए, दोनों में बैलेंस करने की कोशिश की। रूस को ये चीज बहुत खटकी है, वो हमने इस पहलगाम आतंकी हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख लिया, अच्छे से महसूस कर लिया। इसी दौरान चीन के राष्ट्रपति विजय दिवस मनाने के लिए रूस के समारोह में शामिल हुए और उन दोनों ने अपनी दोस्ती को बहुत पक्की बताया। वो सब भी दुनिया ने देखा। खैर, वो दोनों पक्के दोस्त हैं, वो निभाते रहेंगे। इसी दौरान एक घटनाक्रम और हुआ। जो ट्रंप चीन को दुश्मन कहते आए हैं, कट्टर दुश्मन मानते रहे हैं, टैरिफ को लेकर लगातार चीन को दबाने की कोशिश करते रहे हैं, उन्होंने समझौता कर लिया आपस में। चीन और अमेरिका में समझौता हो गया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सब पर्दे के पीछे की बातें हैं कि ट्रंप कैसे घुटनों पे आए, कैसे झुके, क्यों उन्होंने टैरिफ कम करना शुरू किया। लेकिन अल्टीमेटली ये है कि दोनों देशों ने टैरिफ जो है 90 दिन के लिए टाल दिए हैं और समझौता करने की कगार पे हैं। लेकिन इसी दौरान ट्रंप लगातार बोलते रहे। अभी भी इस सप्ताह में भी उन्होंने 3-4 बार बोला है कि भारत टैरिफ किंग है, वहां बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। एक लाइन और जोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। वो कह रहे हैं कि भारत अमेरिकी माल पर, अमेरिका के बने सामान पर टैरिफ 0 करने को तैयार हो गया है, 100% रिबेट देने को तैयार हो गया है। भारत इस पे कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन यदि कहीं धुआं उठ रहा है तो कोई तो चिंगारी सुलगी होगी। खैर, जो भी है। इसी दौरान एक और घटनाक्रम हुआ। यमन में हूती विद्रोहियों पर अमेरिका 2 महीने से लगातार हवाई हमले कर रहा था। अब अचानक से उन्होंने घोषणा कर दी है कि अमेरिका हूती विद्रोहियों पर हमले नहीं करेगा। तर्क क्या दिया? तर्क दिया कि यदि हूती विद्रोही मान गए हैं कि हम जो समुद्री रास्ता है उस पे जहाजों पे हमले नहीं करेंगे, इसलिए अमेरिका उन पर हमले नहीं करेगा। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि ईरान और अमेरिका की बातचीत चल रही परमाणु समझौते को लेके, और हूती विद्रोही जो हैं उनको पूरा का पूरा सपोर्ट ईरान दे रहा है। तो बेसिकली ये एक तरह से ईरान को थोड़ा सा सहलाने की कोशिश है कि भाई हम हूती विद्रोहियों को छोड़ रहे हैं तो तुम समझौते की टेबल पे आ जाओ। ये भी ट्रंप ने किया।
इसी दौरान रूस और यूक्रेन वो दोनों बातचीत की टेबल पे आ गए। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन बातचीत में नहीं आए, अमेरिका कहता रहा कि हम अपने प्रतिनिधि भी भेजेंगे, उन्होंने भेजे भी, लेकिन वो बातचीत सिरे नहीं चढ़ पाई। देर सवेर लग रहा है कि उनमें भी समझौता हो जाएगा। ये घटनाक्रम भी इसी दौरान हुआ। इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खाड़ी देशों की यात्रा पर आए। सऊदी अरब में वो क्राउन प्रिंस से मिले, उनके साथ बहुत बड़ा समझौता किया। उसके बाद कतर गए, वहां भी बहुत बड़ा समझौता किया। इसी दौरान एक चीज जिस पे पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े हुए, कान खड़े हुए, वो था कि सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अल शरा के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ मिलाया। ये अल शरा कौन है? ये अल कायदा के सूचीबद्ध आतंकी हैं, जिन पे अमेरिका ने कभी $1 करोड़ का इनाम रखा था, यानी 85 करोड़ रुपए के आसपास का इनाम अमेरिका ने उस पर रखा था। ये पैदा हुए थे रियाद में, सऊदी अरब में। उसके बाद दमिश्क चले गए थे। इनका परिवार पूरा का पूरा दमिश्क चला गया था, सीरिया की राजधानी है। और वहां पे ये धीरे धीरे आतंकियों के संपर्क में आए। चूंकि इजराइल के साथ लगातार युद्ध चल रहा था, इनके दादा परदादा कहीं गोलान हाइट्स में रहे थे, जो कभी सीरिया का होता था और बाद में युद्ध के दौरान इजराइल के कब्जे में आ गया था, अभी भी इजराइल के कब्जे में है। तो उसका बदला लेने के लिए इन्होंने आतंकवादी संगठन अल कायदा ज्वाइन किया। अल कायदा ज्वाइन करने के बाद जब अमेरिका की सेनाएं सीरिया में लड़ने आई, इराक में लड़ने आई, उस समय ये अमेरिकी सेनाओं के खिलाफ लड़े। अमेरिका ने इनको आतंकवादी घोषित किया और जब ये पकड़ में आए तो इनको उठा के जेल में भी डाला, इराक में। उसके बाद 2016 में इनको छोड़ दिया गया और ये अल कायदा के से अलग होके एक अलग आतंकी संगठन इन्होंने बनाया। उस आतंकी संगठन के मुखिया यही थे। इन्होंने अल कायदा पर भी हमले करना शुरू कर दिए, उसके अधिकारियों को पकड़ पकड़ के मारना शुरू कर दिया, जेल में डालना शुरू कर दिया। 2020 तक आते आते ये काफी ताकतवर हो गए। पिछले साल जब ट्रंप सत्ता में आ रहे थे, ठीक उसी समय सीरिया में एक तरह का तख्ता पलट हुआ। वहां की राजधानी से 25 साल से जो सत्ता में काबिज थे उन राष्ट्रपति को खदेड़ दिया गया, असद को, बशर अल असद को, और ये सत्ता में कब्जा करके बैठ गए। अब ट्रंप ने इनके साथ हाथ मिलाया है। मतलब यही अमेरिका का असली रूप है कि वो ना किसी का सगा हुआ है ना हो सकता है, और जिनको वो दुश्मन बताता रहा उनके साथ हाथ मिलाने में वो पीछे नहीं हटता। अल शरा के साथ हाथ मिलाया और 1979 से जो प्रतिबंध लगाए हुए थे सीरिया पे, उनको हटाने की घोषणा भी कर दी। क्योंकि सबसे बड़ा कारण एक ही है कि वो किसी भी तरह इजराइल को मान्यता दिलाना चाहते हैं सीरिया के जरिए, और गाजा पट्टी को अपने संरक्षण में लेना चाहते हैं, अपना कब्जा वहां करना चाहते हैं, अपना एक बेस वहां बनाना चाहते हैं। दूर की कौड़ी है, क्या होगा पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो ये दिख ही गया कि वो आतंकवादियों से हाथ मिलाने में भी पीछे नहीं हटते हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम में बदलती हुई दुनिया में भारत कहां खड़ा है? आपने देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हमारी सेनाएं पाकिस्तान को पीट रही थी, मार रही थी, तब दो देश खुल के पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। एक तुर्की जिसके ड्रोन हमारे यहाँ विफल हुए, और एक अजरबैजान। तुर्की वही देश है जो पता नहीं क्यों लेकिन भारत का पारंपरिक दुश्मन है। भारत ने दोस्ती के हाथ बढ़ाने की कई बार कोशिश की। वहां जब भूकंप आया तो ऑपरेशन दोस्त चला के बहुत सारी सामग्री, विशेषज्ञ भेजे, बचाओ अभियान चलाया, सब चीजें की, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। तुर्की की पहले भी वही था रुझान, अभी भी वही है कि वो हमारे दुश्मन देश के साथ खड़ा है और भारत के साथ किसी भी हाल में वो आने को तैयार नहीं है। खैर, इस दौरान भारत के साथ कौन खड़ा हुआ? सरकार रोज कह रही थी, बयान दे रही थी कि हमने इस देश को बता दिया, उस देश को बता दिया। मीडिया चैनल 24 घंटे चला रहे थे कि अजीत डोभाल ने अमेरिका बात कर ली, जयशंकर ने रूस बात कर ली, ब्रिटेन बात कर ली, लेकिन सवाल है कि आपके साथ कौन खड़ा हुआ? कोई भी तो नहीं।
सबने समर्थन किया कि आतंकवाद से लड़ाई आपकी जायज है, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। किसी ने हमें ड्रोन नहीं सप्लाई किए, किसी ने हमें हथियार देने को नहीं कहा। ठीक है कि भारत को जरूरत ही नहीं थी, भारत अपने आप में सक्षम है, लेकिन सोच के देखिए कि पिछले कुछ सालों में चीजें कितनी बदली हैं कि भारत के टुकड़ों पर पलने वाला मालदीव हमें आंख दिखा रहा है। जिस बांग्लादेश को हमने बनाया वो हमें आंख दिखाने लग गया है। मतलब भारत की कूटनीति को क्या हो गया है, कहां फेल हो रहे हैं हम। ठीक है, भारतीय सेनाओं का शौर्य पूरी दुनिया ने देखा। ठीक है कि भारत के स्वदेशी हथियार हैं, उनकी डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ने वाली है, कोई दो राय नहीं है। उन्होंने साबित कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि चीन की बनी मिसाइलें हमारे सुरक्षा कवच को नहीं भेद सकती, उनके बने राडार हमारी मिसाइलों को नहीं रोक सकते। सारी चीजें सही हैं, उनकी डिमांड बढ़ेगी, आत्मनिर्भर भारत का डंका बजेगा, सब चीजें सही हैं, लेकिन कूटनीतिक तौर पे हम कहां। लगता है कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। क्यों लगता है? क्योंकि अब सरकार को तमाम देशों में अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजना पड़ रहा है, यह बताने के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने क्या किया, क्यों किया और इसके परिणाम क्या हैं। यदि आपकी कूटनीति सफल होती तो क्या आपको ये सब करने की जरूरत होती? आपने जो करना था कर दिया, जो करके दिखाना था दिखा दिया था पूरी दुनिया को, वही चीजें खत्म हो जानी चाहिए थी। एक और चूक हुई भारत से, कूटनीतिक चूक जिसको कह सकते हैं, कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने दोनों देशों में मध्यस्थता करवा दी है, शांति समझौता हो गया है, संघर्ष विराम हो गया है, और उसके 15 मिनट बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस कर रहे हैं कि हाँ हमने शांति समझौता कर लिया है। पहली बात कि आप सीधे तौर पे ये इनकार करने की हिम्मत नहीं दिखा पाए कि ट्रंप बीच में नहीं थे। यदि वो बीच में नहीं थे तो उनको पता कैसे लगा, और यदि उनको पता लग गया वो बीच में थे और आप नहीं मानने को तैयार हैं कि वो बीच में थे, तो आपको जरूरत क्या थी? आप सिंपली इग्नोर कर सकते थे, आपको अनाउंस करने की जरूरत ही नहीं थी। आपके पास एक तर्क था कि जब तक हम सिर्फ पाकिस्तान के व्यवहार पे नजर रख रहे हैं, जब तक वहां से गोली नहीं चलेगी हम नहीं चलाएंगे। अघोषित संघर्ष विराम हो जाता, काम चल जाता। सिंधु जल संधि रोक के आपने अच्छा काम किया है, पाकिस्तान को गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया है। वो खुद कह रहा है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, शर्तें दोबारा से स्वीकार करने को तैयार हैं कि आप नई शर्तें ले आइए, हम उन पे भी बात कर लेंगे। लेकिन कूटनीतिक चूक तो हुई है और बड़ी चूक हुई है। ट्रंप ने लगातार दगाबाजी की, अमेरिका लगातार दगाबाज रहा है, इस बार भी उन्होंने प्रमाणित किया और अभी भी प्रमाणित कर रहे हैं। आज फिर उन्होंने 7वीं बार वही चीज दोहराई है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध रोक दिया, परमाणु युद्ध हो सकता था, मैंने शांति करवा दी, हालांकि मुझे कोई श्रेय नहीं देगा। ये बात भी बोली उन्होंने। या तो वो वास्तव में बीच में थे, संघर्ष विराम करवाने में उनकी भूमिका थी, और यदि नहीं थे तो विचार करने की जरूरत है कि वो क्यों बार बार प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये उनकी दगाबाजी नहीं है कि जिसको वो परम मित्र मानते थे, परम मित्र बताते थे, महान नेता बताते हैं, उनके खिलाफ इस तरह की बयानबाजी लगातार? दाल में कुछ तो काला है। और ये काला शुरू कहां से हुआ? पिछले साल सितंबर से। पिछले साल सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे। कार्यक्रम था कि उनको डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलना है, उनके साथ एक कार्यक्रम में भाग लेना है, और कमला हैरिस यानी राष्ट्रपति पद की जो उम्मीदवार थी और ट्रंप की विरोधी थी, उनके साथ भी एक कार्यक्रम में भाग लेना है। पता नहीं सलाहकारों ने क्या सलाह दी या क्या कारण रहा कि वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी उस कार्यक्रम में नहीं गए, जबकि ट्रंप ने पहले अनाउंस कर दिया था कि ऐसा एक कार्यक्रम होने वाला है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी मेरे साथ आने वाले हैं। ऑब्वियसली ये उनको खराब लगा होगा ट्रंप को, शायद उसी का बदला ले रहे हैं, और बदला भी ऐसा ले रहे हैं कि पूरी दुनिया में आपको नीचा दिखाने पे तुले हुए हैं और लगातार आपके खिलाफ ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं
कि आप टैरिफ किंग हैं, आपके यहाँ ये नहीं हो सकता, आप जीरो शुल्क जीरो करने पे, टैरिफ जीरो करने पे सहमत हो गए हैं। मतलब कुल मिला के वो सिर्फ नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। समझौता क्या होगा क्या नहीं होगा, व्यापार समझौता कब होगा, वो सब बाद की चीजें हैं। लेकिन एक चीज इस पूरे एपिसोड में पूरी दुनिया को समझ में आ गई है कि भारत दोधारी तलवार पर चल रहा है। वह क्वाड के सारे समुद्र के रास्ते चीन को बैलेंस करना चाहता है अमेरिका के साथ बैठ के। ब्रिक्स में वो रूस के साथ बैठ के, चीन के साथ बैठ के अमेरिका को बैलेंस करना चाहता है। लेकिन इस बैलेंस के चक्कर में लग रहा चीजें पूरी तरह अनबैलेंस्ड होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि आपका पारंपरिक दोस्त रूस आपसे हाथ छुड़ा रहा है, जिससे आप हजारों करोड़ के हथियार खरीद रहे हैं, वो फ्रांस आपके साथ खड़ा नहीं हो रहा। जिस अमेरिका के साथ आप क्वाड बना रहे थे, जिनके साथ आप बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़े समझौते करने को तैयार थे, वो आपके साथ नहीं खड़े हो रहे। मामला गंभीर है। कूटनीतिक मामले में मामला बहुत गंभीर है, सोचने की जरूरत है। और यदि चूक हुई है तो इसको कैसे, किस तरह से संभाला जा सकता है, इस पे गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। भारत की सेनाओं ने एक तरह से युद्ध जीत लिया, उन्होंने शौर्य दिखा दिया, हमारे स्वदेशी हथियारों ने अपनी ताकत दिखा दी। लेकिन नीति के मामले में हम चूके हैं और इसकी भरपाई इतनी आसान नहीं होगी। जो छवि भारत की बनी थी कि भारत बहुत स्ट्रांग है, हर चीज में वो अपनी ताकत दिखाता है, कहीं ना कहीं वो धीमी पड़ने लगेगी। अब कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि भारत की छवि पहले से स्ट्रांग हो। कैसे करेंगे वो सरकार समझे। जय हिंद।